दादी, मुझे बंदर वाली कहानी सुनाइए ना। अभी नहीं बुलबुल, मैं तुम्हें रात को सुनाऊंगी। ये पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, आपने कहा था ना कि आप मुझे चॉकलेट दिलाएंगे। आप लेकर आए हैं मेरे लिए चॉकलेट? सॉरी बेटा, मैं जल्दबाजी में भूल गया, लेकिन प्रॉमिस मैं कल तुम्हें जरूर चॉकलेट दिलाऊंगा। आज तो आपको सैलरी मिल गई होगी ना। लाइए जल्दी से रुपए दे दीजिए मुझे। घर का सारा सामान खत्म हो गया है और मुझे भी अपने लिए कुछ खरीदना था। ये लो, घर का सारा सामान ले आओ, और तुम्हें भी क्या खरीदना था वो भी ले आना। लो निधि, मेरे और माँ के लिए कुछ नया लाने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले आना। क्या? बस इतने से रुपए? ये तो सिर्फ 10,000 रुपए हैं। इसमें महीने के घर के भी खर्च चलाने हैं और मैं अपने लिए भी कुछ ले आऊं? अरे ये कैसे संभव है? आपका दिमाग तो ठिकाने पे है ना, या आप मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? अरे इतने कम रुपए में मैं महीने भर का खर्चा भी चला लूंगी और अपने लिए भी कुछ ले लूंगी। अरे ये कैसे संभव है? आज के समय में तो साधारण सी साड़ियां भी लो तो कम से कम 2000 से 2500 रुपए में आती है। और वैसे भी इस बार तो महीने का बजट ज्यादा ही बनेगा, क्योंकि मकर संक्रांति में इतने सारे खाने पीने की चीजें जो बनाना है। अरे शक्कर, तिल, तेल, गुड़, क्या क्या नहीं लगेगा इतने कम रुपए में? कैसे ये सब मैं मैनेज कर पाऊंगी? मुझे समझ में नहीं आता, आपने मुझे समझ क्या रखा है? अरे बस थोड़े से रुपए लाकर हाथ में थमा दो और मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि मैं इन रुपयों से आपके घर का सारा खर्च चला लूं और अपने भी शौक पूरे कर लूं, अपने बच्चों के भी कर लूं। इस बार तो मैंने सोचा था कि रुपए बचाकर मैं अपने लिए कुछ सोना चांदी बनाऊंगी, लेकिन आपने तो 10,000 रुपए लाकर थमा दिए मुझे। अरे आपके सारे दोस्त की पत्नियों को देखो, क्या सोने चांदी से सजी रहती हैं, लेकिन मैं हमेशा फटीचर जैसी हालत लेकर जाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। लेकिन आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जरा भी शर्म नहीं आती अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर। आपने तो बस 8-10 हजार रुपए मेरे हाथ में थमाए और पीछे छुड़ा लिए। अब मैं ही अकेली घिसती मरती रहूं कि मुझे महीने का खर्चा भी चलाना है, अपने शौक भी करने हैं, बच्चे के भी शौक करने हैं। समझ में नहीं आता मुझे कि आप कैसे पति हो। यहाँ पर क्या मैं मुफ्त की नौकरानी हूँ? मैं दिन भर तुम्हारे घर का काम करती हूँ, तुम्हारी माँ की देखभाल करती हूँ, तुम्हारी बेटी को पालती हूँ, फिर भी आप मुझे ये भिखारी की तरह 4 पैसे पकड़ा रहे हो। लेकिन निधि क्या करूं मैं, पिछले महीने भी तो खर्च कितना ज्यादा हो गया था, इसलिए एडवांस लेना पड़ा था मुझे, इसीलिए तो सैलरी कम आई है। अरे पिछले महीने खर्च ज्यादा हो गया था तो कोई मैंने रुपए पानी की तरह बहाए तो नहीं थे? जहाँ जरूरत थी वही तो खर्च किए थे। निधि फिलहाल तुम इतने रुपए रख लो, मैं कुछ एक्स्ट्रा काम ढूंढकर तुम्हारे लिए और रुपए ला दूंगा। वैसे निधि घर में खाने पीने की तो कुछ कमी नहीं है, घर की सारी जरूरतें तो पूरी कर ही रहा हूँ मैं, फिर तुम मुझे इतना क्यों सुनाती हो? हाँ हाँ, बस रोटियां तो खिलाते हो तुम। दूसरी औरतों को देखो, तीज त्योहार में खरीदियां कर करके थक जाती हैं। अरे मैं कहती हूँ जब हैसियत ही नहीं रहती तो पता नहीं लोग बीवी क्यों ले आते हैं। निधि हमारी बेटी ये सारी बातें सुन रही है, कम से कम तुम मुझे मेरी बेटी के सामने जलील तो मत करो। अरे तो इसे सुन लेने दो ना, कम से कम ये सुन लेगी तो इसे पता तो चलेगा कि इसके बाप की औकात कितनी है। अच्छा ही है, इसे भी अपनी ख्वाहिशें मारकर जीने की आदत पड़ जाएगी। अपनी पत्नी की ऐसी कड़वी बातें सुनकर रजत की आंखें नम हो जाती है, लेकिन वो एक मर्द था, ऐसे अपने आंसू किसी को दिखा तो नहीं सकता था। इसलिए रजत अपने आंसुओं को पीते हुए दुखी मन से घर से बाहर निकल गया। पापा पापा, बुलबुल तू इधर आ, तू कहाँ मरी जा रही है पापा पापा करके? चल चुपचाप होमवर्क करने बैठ जा, समझी ना? मम्मी गंदी है। अभी एक लपाड़ा लगाऊंगी ना तो तुझे सीधा कर दूंगी। ये ड्रामा बंद कर और चुपचाप होमवर्क करने बैठ। मेरे माँ बाप ही अंधे हो गए थे जो मुझे ऐसे घर में धकेल दिया। अरे मेरी तो तकदीर ही फूट गई। इतनी पढ़ी लिखी, इतनी सुंदर थी मैं, किसी अच्छे घर में जाती तो पैसों में खेलती, यहाँ तो रुपए का मुख देखने को भी तरस जाती हूँ। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए भी आदमी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो मेरी जरूरत पूरी नहीं कर सकता। अरे सिर्फ पेट भरना ही रह गया है जीवन में तो, लेकिन ऐसे जीवन का भी क्या फायदा? पेट तो जानवर भी भर लेते हैं। अगर अपनी खुशियों को मार मार कर जीना पड़े तो ऐसे जीवन पे धिक्कार है। अम्मा जी, आप भी कोई कम दोषी नहीं है। आपको तो पहले से मालूम था ना कि आपका बेटा ज्यादा रुपए नहीं कमाता, तो किसी अनपढ़ गंवार और गरीब घर की लड़की को बहू बना लेना था। अरे मुझ जैसे पढ़ी लिखी और सुंदर बहू के सपने क्यों देखे आपने? बहू इतना जलील क्यों करती हो तुम हम लोगों को? तुम्हारे माता पिता को तो पहले से पता था कि मेरा बेटा 30,000 रुपए महीने कमाता है। हाँ, आज से 10 साल पहले 30,000 रुपए कमाते थे और आज भी 30,000 रुपए ही कमा रहे हैं। परिवार बढ़ गया, बच्चे हो गए, बच्चों की स्कूल का खर्च बढ़ गया और कमर तोड़ महंगाई भी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी आप लोग मुझसे अपेक्षा रखते हैं कि मैं उसी 30,000 रुपए में महीने का सारा खर्च चलाऊं और अपने भी शौक पूरे कर लूं। बहू, लेकिन बेचारा रजत भी क्या करे बहू? हाँ अम्मा जी, आप बेचारी, आपका बेटा बेचारा और आपकी पोती बेचारी, एक मैं ही हूँ जिसके सिर में सिंह निकल आए हैं। अरे मेरी ये तकदीर खराब है, क्या किसी को दोष देती हूँ? जब से इस घर में ब्याह कर आई हूँ सिर्फ अपनी खुशियों के साथ समझौता ही करते आई हूँ। मैं अपने घर वालों के लिए कितनी मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या मिलता है मुझे? सिर्फ ताने, गालियाँ।
मैं निधि की हर खुशी पूरी करने की कोशिश करता हूँ, बच्चों की फीस समय पर पढ़ाता हूँ, माँ की दवाइयाँ समय पर लेकर आता हूँ, लेकिन फिर भी निधि कभी खुश नहीं रहती मुझसे, हमेशा मुझे ताने ही मारते रहती है। मैं तो हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि निधि हमेशा खुश रहे और उसकी खुशियों के लिए मैं कितनी ही बार अपने ऑफिस से एडवांस पेमेंट भी ले लेता हूँ, लेकिन फिर भी निधि कभी खुश नहीं होती, मुझसे हमेशा शिकायत ही करते रहती है। अब तो मेरा मन ऐसा करने लगा है जैसे मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर बहुत दूर निकल जाऊं, लेकिन मजबूर हूँ, अपने परिवार को इस तरह छोड़कर मैं कहीं जा भी नहीं सकता। बेचारा रजत, अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार की वजह से रजत हमेशा ही दुखी रहता है। रजत अपने परिवार वालों के लिए बहुत मेहनत करता है, यहाँ तक रजत ओवर टाइम भी करता है, लेकिन निधि की जरूरतें कभी खत्म ही नहीं होती और निधि को हमेशा रजत से शिकायत ही रहती है। और अब तो रजत के घर का हाल बस यही हो गया था। निधि रोज अपनी जरूरतों को लेकर अपनी सास को ताने मारती, कहीं अपने पति को ताने मारती और इस तरह पूरे घर में बस कलेश ही करते रहती। रजत को सबसे ज्यादा बुरा यही लगता था कि उसकी बढ़ती हुई बच्ची के सामने निधि उसकी माँ और उसे बार बार जलील करती है। रजत अपना गुस्सा शांत होते तक अकेले वहीं बैठा रहता है, लेकिन गुस्सा शांत होने के बाद वह घर जाता है। अरे इन मर्दों का अच्छा है, गुस्सा आया तो घर से बाहर पैर पटकते हुए चले जाओ और गुस्सा शांत हो तो घर में आ जाओ, लेकिन हम बेचारी औरतें वो भी नहीं कर सकती। गुस्सा आए चाहे ना आए, रसोई तो हमें संभालना ही है, झाड़ू तो हमें पकड़ना ही है, बर्तन तो हमें धोना ही है। हम तो अपना गुस्सा झाड़ू, बर्तन और कपड़ों में ही निकाल सकती हैं। सुनो बहू, एक बार रजत को फोन करके तो देखो, बहुत देर से गया है, अभी तक घर नहीं आया, मेरा मन बहुत घबरा रहा है बहू। अरे माँ, चिंता मत करो, आपका बेटा कहीं जाएगा नहीं, वो आएंगे तो घर ही ना। अब जेब में तो इतने रुपए होंगे नहीं कि वो बाहर बैठकर कुछ खा पी ले, आकर घर में ही घर का बना रूखा सूखा खाएंगे वो, इसीलिए आप चिंता मत करो, जाकर आराम करो। ये अच्छा है, बेटा नाराज होकर घर के बाहर चला गया तो माँ को बड़ी चिंता होने लगी, लेकिन बेचारी बहू यहाँ कैसे कैसे घर चला रही है, अपने सब खुशियां मार कर जी रही है, ये नहीं दिखता इन्हें। अरे टेंशन ले लेकर तो मेरे आधे से ज्यादा बाल झड़ गए, मेरे गालों पे झुर्रियां पड़ गई है, लेकिन इन लोगों को नहीं दिखता, ये लोग तो बस थोड़े बहुत रुपए हाथ में थमा देते हैं और लो चला लो अब घर। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता, कभी कभी तो लगता है सब छोड़ छाड़ कर मैं भी कहीं दूर निकल जाऊं, लेकिन क्या करूं, माँ हूँ, बच्चे को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती। मम्मी, पापा आ गए। मम्मी, अरे पापा आ गए तो मैं क्या करूं? मम्मी, पापा जब से ऑफिस से आए हैं तब से उन्होंने कुछ नहीं खाया है। मम्मी, पापा को खाना खिला दीजिए ना। मम्मी, ये देख लो, ये है बाप की बेटी। अरे इसका पालन पोषण मैं करूं, दिन भर इसकी देखभाल मैं करूं। अरे मैंने कुछ नहीं खाया है सुबह से, ये नहीं दिख रहा है इसे, लेकिन इसके पापा को दुख बड़ा दिख रहा है कि इसके पापा को भूख लगी होगी। मम्मी, आप बहुत गंदी मम्मी है, आप बस पूरे समय चीखते चिल्लाते रहती है। मम्मी जाओ, मुझे नहीं करना है आपसे कोई बात। ए बुलबुल, सुन जरा, क्यों गुस्सा दिखा रही है इतना? नहीं मम्मी, किट्टी, अब मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। ये लो, मैंने इसके पापा को खाने के लिए नहीं पूछा तो ये मुझसे मुंह मोड़कर चली गई। अरे जाकर पूछ ही लेती हूँ, पूछना तो पड़ेगा, औरत हूँ ना, चाहे कितना भी गुस्से में क्यों ना रहूं, लेकिन पति का खाना तो पत्नी ही पूछेगी। रुपयों की तंगी की वजह से अब तो निधि का स्वभाव ही चिड़चिड़ा हो गया था। सास और पति के साथ तो निधि का बर्ताव पहले से ही बुरा था, लेकिन अब तो निधि का व्यवहार इतना ज्यादा बुरा हो गया था कि अब अपनी बेटी के साथ भी बहुत बुरा बर्ताव करने लगी थी। चलिए चलकर खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अब ज्यादा नखरे क्यों दिखाते हो, चलकर चुपचाप खा लो ना। नहीं निधि, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। अरे नहीं खाना है तो मत खाओ, मैं ही बेवकूफ हूँ जो इतने गुस्से में भी हूँ, लेकिन सबके पेट का ख्याल कर रही हूँ, सबके लिए खाना बना रही हूँ, लेकिन नहीं, आपको तो अपना गुस्सा दिखाना है। निधि, मैं कोई गुस्सा नहीं दिखा रहा हूँ, बस मुझे भूख नहीं है। क्यों, बाहर से हवा खाकर आए हैं क्या जो आपको भूख नहीं है? निधि प्लीज, मुझे आराम करने दो। लो देख लो, अरे पत्नी को गुस्सा भी दिलाओ और खुद मुंह बनाकर बैठ जाओ। अरे खा लो, वरना आपकी माँ भी खाना नहीं खाएगी। मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगा। अरे खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ, मैं तो खाऊंगी। बेचारा रजत, घर में अशांति होने की वजह से वो बहुत दुखी रहने लगा था। रजत अपने ऑफिस में ओवर टाइम भी करता, लेकिन अब रजत और एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढने लगा था। इस तरह धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत जाता है और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन रजत की सैलरी मिलने वाली होती है। ये क्या, इस बार तो आपने एडवांस भी नहीं लिया था, फिर भी इसमें 4000 रुपए कम है। निधि, इस महीने तबीयत खराब होने की वजह से मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं गया था ना, बस उसी की सैलरी कटी है। हर महीने कुछ न कुछ बहाना तैयार ही रहता है आपके पास तो। इस महीने तो मैंने सोचा था कि घर खर्च के बाद कुछ रुपए बच जाएंगे तो मैं एक सोने की अंगूठी बनवा लूंगी, लेकिन नहीं, मेरी किस्मत में तो बस खुशियों के साथ समझौता ही लिखा है। लो बहू, इस हार को बेच दो और इससे जो रुपए मिलेंगे उससे तुम अपने सारे शौक पूरे कर लो। ये क्या मम्मी जी, पहले तो मैं आपसे गहनों की बात करती थी तो आप मुझे गहने हाथ तक नहीं लगाने देती थी और हमेशा कहती थी कि आप इन गहनों को भविष्य में यदि कोई ऐसी मुश्किल वक्त आ जाए उसके लिए सुरक्षित रखा है।
अपने मुश्किल वक्त के लिए बचा रखे थे ना। और वैसे भी अम्मा जी, ये हम पति पत्नी के बीच का मामला है, आप क्यों परेशान हो रही हो? हाँ बहू, जानती हूँ अच्छे से, बात तो पति पत्नी के बीच की है, लेकिन क्या करूँ, एक माँ हूँ ना, और मेरे बेटे पर कोई आ जाए तो मैं कैसे चुप रह सकती हूँ? बहू, तुमने मेरे बेटे के स्वाभिमान को चोट पहुँचाई है। हाँ, मैं मानती हूँ कि उसकी कमाई इतनी ज्यादा नहीं है कि वो तुम्हें महंगे महंगे तोहफे ला कर दे, तुम्हारे लिए महंगे महंगे गहने या साड़ियाँ ला कर दे। मेरा बेटा अपनी छोटी सी कमाई से तुम्हारे महंगे महंगे शौक पूरी नहीं कर सकता बहू। लेकिन एक बात कहूँ बहू, मैं तो हमेशा से यही सुनते आई हूँ कि इंसान के पास जितनी चादर होती है उतने ही उसे पैर पसारने चाहिए। बहू, जिंदगी में तरक्की करना और आगे बढ़ना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बहू कि अच्छे खासे इंसान के स्वाभिमान को आहत करके उसे रुलाया जाए। मेरा बेटा आज कितना दुखी होकर घर से बाहर निकला है, मुझे बहुत तकलीफ होती है उसकी स्थिति को देखकर। अरे जब मैं भी तुम्हारी उम्र की थी ना, तब मेरे भी सपने बिल्कुल तुम्हारी ही तरह बहुत ऊंचे ऊंचे थे। मैं भी हमेशा अपनी ख्वाहिशों का गला घोटकर सबकी जरूरतें पूरी करने में जुटी रहती थी। कभी कभी मेरे अंदर की स्त्री सिर उठाती थी और मुझसे कहती थी कि तुम्हारे शौक पूरे कब होंगे, लेकिन मैं पति के सामने कुछ कहने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। बहू, आज मैं तुम्हें मेरे जीवन की एक सच्ची घटना बताऊंगी। हाँ अम्मा, बताओ। बहू, एक बार की करवा चौथ में ना जाने मुझे क्या हो गया था कि मैंने अपने पति से सोने की बिंदिया और सोने के मंगलसूत्र की फरमाइश कर दी थी। मैंने शादी के बाद से अपने पति से कभी कुछ नहीं मांगा था, इसीलिए वो भी मेरी फरमाइश पूरी करने में जुट गए थे। लेकिन बहू, कुछ महीने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पति मेरे मंगलसूत्र और मांग टीका के चक्कर में ऑफिस छूटने के बाद किसी की दुकान में मजदूरी करते हैं। और जब मेरी काकी जी ने मुझे ये बात बताई तो मैं एकदम दंग रह गई, और उनके ऑफिस छूटने के बाद मैं वहाँ पहुँच गई जहाँ वो मजदूरी करते थे। और जैसे ही मैंने अपने पति को मजदूरी करते देखा, मेरा कलेजा मुंह को आ गया था बहू। मैंने तुरंत ही तुम्हारे पिताजी का हाथ पकड़ा और उनसे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पहले तो रजत के पिताजी मुझे देखकर एकदम सकपका गए थे, फिर वो मुझसे कहने लगे कि कुछ दिनों की बात है, तुम्हारा मंगलसूत्र और मांग टीका खरीद दूंगा मैं, उसके बाद यहाँ मजदूरी करना छोड़ दूंगा। मैं बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गई थी, और मैंने उनसे उसी वक्त कह दिया कि मुझे ना ही मंगलसूत्र चाहिए और ना ही मांग टीका, बस वो इस तरह से यहाँ मजदूरी करना छोड़ दे, क्योंकि मुझे ये सोना चांदी आभूषण कुछ नहीं चाहिए था, मुझे तो सिर्फ मेरे पति का प्यार चाहिए था। और उसी समय मैं उनका हाथ पकड़कर बहुत रोई थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और चोरी छुपे वो मजदूरी करने में लगे रहे जब तक उन्होंने मेरे मांग टीका और मंगलसूत्र के लिए रुपए नहीं कमाए। उस दिन मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई बहू, कि एक औरत के लिए अपने पति से बढ़कर और कोई श्रृंगार नहीं होता। आज देखो ना बहू, मेरे पास उनके दिए सारे गहने ऐसे ही पड़े हैं लेकिन ना तो उन गहनों को पहनने का मन करता है और ना ही मुझे अब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि पति ही अब इस दुनिया में नहीं है। ये जिंदगी है बहू, हम जीवन भर भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते रहते हैं, और अंत में जब कोई हमारा प्यारा इंसान हमसे बिछड़ जाता है, तब हमें समझ में आता है बहू कि भौतिक वस्तुओं का कोई मोल नहीं है। ये भौतिक वस्तुएं भी तब तक ही प्यारी लगती है जब तक कि इंसान जीवित रहता है। इसलिए तुम मेरे गहने बेच दो, मैंने ये गहने तो तुम्हारे लिए ही सहज कर रखे थे, इसे बेचकर तुम अपने सारे शौक पूरे कर लो बहू। वैसे भी ये गहने तुम्हारे ही काम आएंगे आगे चलकर, अब चाहे तुम इसे अभी उपयोग कर लो या आगे चलकर। लेकिन बहू, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ, अपने ख्वाहिशों का बोझ मेरे बेटे के ऊपर मत डालो, और ना ही बहू मेरे बेटे के सम्मान को चोट पहुंचाओ। और एक बात हमेशा याद रखना बहू, अगर मेरे बेटे को तनाव में कुछ हो गया तो ये श्रृंगार तुम्हारे लिए फीके पड़ जाएंगे। जैसे कि आज मुझे ही देख लो ना बहू, मेरे पति के बिना तो मेरा हर श्रृंगार फीका पड़ चुका है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बहू, मेरे बेटे को तनाव मुक्त कर दो बहू, मेरे बेटे को इतना टेंशन मत दो बहू कि वो जीवन से उबकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने के बारे में सोचने लगे बहू। मैं तुमसे विनती करती हूँ बहू, मेरा एक ही बेटा है, उसके सिवा मेरा है ही कौन बहू। हे भगवान अम्मा जी, आप ये क्या कह गए? मैंने तो कभी भी इस तरीके से सोचा ही नहीं। अम्मा जी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है जीवन में। मैं तो अपने भोले भाले पति के ऊपर हमेशा दबाव बनाती रही। मुझे तो हमेशा से ही हर तीज त्योहार में नई साड़ियाँ नए जेवर ही चाहिए था, लेकिन मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि इस तनाव में अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा। क्या मैं उनके बिना नई नई साड़ियाँ और जेवर पहन पाऊंगी, या उनके बिना क्या मैं त्योहार बना पाऊंगी? अम्मा जी, अम्मा जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरा कलेजा कांप रहा है। अम्मा जी, वो गुस्से से बहुत देर से घर से बाहर गए हैं और अभी तक आए नहीं है। अम्मा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मा जी, ऐसे तो वो कई बार गुस्से से घर से बाहर जाते हैं, लेकिन कभी इतने समय तक वो बाहर नहीं रहते। अम्मा जी, मैं अभी इन्हें फोन करती हूँ। अरे ये क्या,
हे भगवान, ये अभी तक आई क्यों नहीं? बुलबुल, बुलबुल बेटा, आओ मम्मा के गले लग जाओ बेटा। नहीं मम्मा, आप बहुत गंदी मम्मा है। नहीं बेटा, आई एम सॉरी। आज के बाद ना ही मैं तुम्हें डांटूंगी और ना ही तुम्हारे पापा को बेटा। सच में मम्मी? हाँ बेटा, आओ ना, मम्मा के गले लग जाओ। अरे ये क्या हो गया आपको? आप किसी से खून क्यों बह रहा है? अरे भाभी जी, ये तो मरते मरते बचा है। इतने बड़े ट्रक के सामने आ गया था, वो तो भला उस ड्राइवर का जिसने समय पर ब्रेक मार दिया। ठीक है भाभी जी, मैं चलता हूँ। पापा, क्या हो गया पापा आपको? रो मत बेटा, पापा ठीक है। सॉरी निधि, कुछ दिन तक मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, तो इस बार फिर से सैलरी कट कर मिलेगी मुझे। नहीं जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो आप। मेरे लिए आपकी जिंदगी से बढ़कर ना ही मेरे कोई शौक है और ना ही मेरे लिए रुपए पैसे। मेरे लिए तो सबसे जरूरी आप ही हो जी। मुझे महंगी साड़ी या कोई जेवर नहीं चाहिए। चलो अच्छा है बहू, देर से ही सही तुम्हें ये एहसास तो हो गया कि जीवन में सच्चा सुख क्या होता है। कम से कम मेरे बेटे की गृहस्थी में सुख शांति तो बनी रहेगी। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें।